वेलकम ऑल ऑफ यू इन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गेट। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे टाइप्स ऑफ बीम। लेकिन टाइप्स ऑफ बीम को स्टडी करने से पहले हम लोग एक छोटी सी रिकैप लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या डील हुई थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग टोटली सपोर्ट के ऊपर स्टडी किए थे कि सपोर्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है, उस सपोर्ट के अंदर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या नंबर ऑफ मोशन कितने अलाउड हो रहे हैं, या किसी भी सपोर्ट के अंदर किसी भी सपोर्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिएक्शन वहां पर अप्लाई किए जाएंगे। इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डील किया था। और साथ ही साथ हमने वहां पर बीम और बार के अंदर जो बेसिक डिफरेंस थे उसको हम लोगों ने डील किया था। लेकिन आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हमारी टाइप्स ऑफ बीम। तो चलो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बीम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी पहले क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में एसएसबी से रिप्रेजेंट किया। तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज डिटर्मिनेट बीम। अब ये डिटर्मिनेट बीम क्या भी मैं समझाऊंगा इसको, बस इतना याद रखो कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये डिटर्मिनेट बीम होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी ये डिटर्मिनेट बीम होगा, अदरवाइज ये इनडिटर्मिनेट बीम होगा। तो अब ये डिटर्मिनेट कब होगा और कब नहीं होगा? तो ये तब होगा ना जब when they are supported by two hinge support in presence of axial load। मतलब ये हमारे क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम तो है, लेकिन अगर यहाँ पर हमने क्या किया कि ये हिंज सपोर्ट दे दिया, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगर यहाँ पर भी मैं हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दूं तो उस केस में क्या होगा कि ये हमारे बीम क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट बीम होगी। वो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिएक्शन कितने आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए, अननोन 4 हो गए। और यहाँ पर एक्सियल डायरेक्शन में लोड भी अप्लाई कर दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन 4 है, जबकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शन हमसे कितने बन सकते हैं, ओनली 3। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे उसको बैलेंस करने के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड टोटल सम ऑफ ऑल द बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 करेंगे। तो हमारे पास अननोन जो वैल्यू है वो 4 है। तो इस केस में हमारे रिएक्शन की तो वैल्यू फाइंड आउट होगी नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, हमारी बीम इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन एट सपोर्ट और नंबर ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पर फॉर्म होगी, अगर वो दोनों आपस में इक्वल हुआ तो उस केस में हमारे बीम क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेट बीम होगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि एक्सेप्ट बोला गया, मतलब कि अगर यहाँ पर इस बीम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो और दोनों पर हमने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया तो उस केस में हमारी बीम इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट लिया और दूसरा रोलर सपोर्ट लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सियल लोड भी अप्लाई किया है ताकि क्रॉस चेक कर सकूं कि हमारी बीम डिटर्मिनेट है या नहीं। तो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बीम डिटर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि जब भी हमारी नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन होगी या उससे कम होगी, नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वेशन से कम होगी, तो उस केस में हमारी बीम डिटर्मिनेट हो जाएगी। तो याद क्या रखना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हमारी है, अगर वो दो हिंज सपोर्ट से सपोर्टेड है, अगर हॉरिजॉन्टल लोड भी अप्लाई किया गया तो उस केस में हमारी बीम इनडिटर्मिनेट होगी। अगर दो हिंज सपोर्ट से अप्लाई किया, दो हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, एक्सियल लोड अप्लाई नहीं किया गया है, तो उस केस में हमारी बीम डिटर्मिनेट होगी। या एक हिंज सपोर्ट एक रोलर सपोर्ट दिया गया है, चाहे ट्रांसवर्सल लोड अप्लाई किया गया या वर्टिकल डायरेक्शन में और ओरिएंटल डायरेक्शन में, तो उस केस में भी हमारी बीम डिटर्मिनेट बीम ही होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का समेशन क्या कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक ये लोड लग रहा है और दूसरा इधर मैंने कंसीडर किया, लेट किया है। तो उस केस में जो हमारी वैल्यू आई आर ई एच, मतलब रिएक्शन एट पॉइंट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू पी के बराबर आई। मतलब जो हमने डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन सही हुई, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की साइन क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर फोर्स को यहाँ पर स्टडी करेंगे ना, तो उसकी साइन जो होगी अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब जिस डायरेक्शन में हमने कंसीडर किया है लोड उसी डायरेक्शन में लग रही है। अगर निगेटिव वैल्यू आ गई तो हम लोग मानेंगे कि जो हमने कंसीडर किया ना डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस को किया, तो यहाँ पर क्या, ये डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। तो टोटल जो यहाँ पर लोड आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, यहाँ पर एक तो हमने यहाँ पर ये माना रिएक्शन एट सपोर्ट पर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमने एक को अपवर्ड डायरेक्शन में माना है और दूसरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना है। और तुम चाहो तो दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो या दोनों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो। कैलकुलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो विद निगेटिव साइन के साथ आएगी।
तो हमने यहाँ पर देखा कि जब दोनों का समेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो उस केस में क्या आ रहा है कि हमें आर ए वी इक्वल टू आर ए वी आ रहा है, रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू रिएक्शन एट पॉइंट ई इन वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों सेम आ रहा है। तो मतलब दोनों पॉजिटिव साइन में है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए पर रिएक्शन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रही है और पॉइंट ए पर जो रिएक्शन लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रही है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने ये बॉक्स में दिखाया है, ये साइन कन्वेंशन को दिखाया है कि मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसको हमने एज अ पॉजिटिव ट्रीट किया है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है उसको हमने एज अ नेगेटिव ट्रीट किया है। इसी तरह अगर हम लोग अभी बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होगी तो उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगी तो उसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लिया अबाउट पॉइंट ए और सारे बेंडिंग मोमेंट को सम करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट ए के अबाउट। तो ये W कितने डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर है पॉइंट ए से, तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, लोड इनटू परपेंडिकुलर लेंथ L है तो WL हो जाएगा। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ से देखो ये यहाँ से ऐसा अगर इसको घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा ये करेगा ना, बेंडिंग जनरेट करेगा। तो मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसको हमने पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये क्या करेगा, ये लोड यहाँ से इसको ऐसा घुमाने की ट्राई करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये निगेटिव होगा। और ये अगेन क्या कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज का मूवमेंट देगा, बेंडिंग जनरेट करेगा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे और इसको निगेटिव ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड है तो ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो मतलब इस लोड का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ 0 है तो ये तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन ये जो लोड है ना ये बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर देगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से डायरेक्शन देंगे तो ये भी पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये WL पॉजिटिव माइनस 2W इंटू 2L होगा, मतलब 4WL हो जाएगा नेगेटिव में। और यहाँ से देखो L प्लस L प्लस L 3L, तो यहाँ पर अगेन 3WL क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ से फिर ये यहाँ से यहाँ तक 4L है तो 4L इंटू RAV ये भी पॉजिटिव ट्रीट किया जाएगा। और ये RAV का भी यहाँ पर बेंडिंग में रोल नहीं आएगा पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि ये जो RAV है ना ये पॉइंट ए से ही पास कर रहा है तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसलिए रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा बेंडिंग मोमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एट पॉइंट ए पर। तो इसको मैंने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें क्या यहाँ पर मिल गया कि रिएक्शन एट पॉइंट ई इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या आ गया, W/4 आया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड रिएक्शन एट पॉइंट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन ये क्या आ गया, W/4 इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है चीजें? अगर हम लोग क्या करें कि अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया था, अगर मैं इस रोलर की जगह पे इसको रिप्लेस करके मैं हिंज सपोर्ट हिला दूं, जो वहां पर कंडीशन रखा गया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है 2 हिंज सपोर्ट के साथ प्रोवाइड किया गया है और साथ ही साथ एक्सियल लोड प्रोवाइड कर दिया गया है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो उस केस में हमारी बीम क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगी। तो उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पर देखो कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन रिएक्शन ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बनेगी, नंबर ऑफ रिएक्शन की 3। तो ये तो दिख रहा है कि ऐसे भी हमें 4 अननोन रिएक्शन है और इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन कितने 3 है। तो ये दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम तीन इक्वेशन की हेल्प से 4 अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, ये इनडिटर्मिनेट बीम होगी। तो यहाँ पर क्या वही लैंग्वेज मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब ये इसको रिप्रेजेंट किया गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट डिटरमाइन या इनडिटर्मिनेट बीम बोल सकते हैं। अब हमारी जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारी ओवरहैंगिंग बीम। अब ये ओवरहैंगिंग बीम क्या है इसको जरा समझते हैं। When the beam is supported by either 2 roller or 2 simply supported, but at least one of the end of the beam is placed away from the extreme, या दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि if the end portion of a beam extend beyond the support then the beam is called overhanging beam। अब देखो ओवरहैंगिंग बीम जो होगा ना वो एक साइड से भी ओवरहैंग हो सकता है या दोनों साइड से भी ओवरहैंग हो सकता है। तो इस लैंग्वेज को जरा आप इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी बीम है और इस बीम को यहाँ पर रोलर सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया गया है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस सपोर्ट से क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, अवे है ना सपोर्ट से। जो पहली लैंग्वेज जो यहाँ पर मेंशन किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो ये अवे है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी ये वाली जो लेंथ होगी या ये वाली जो बीम होगी ये ओवरहैंग कहलाएगी, या ये पूरा बीम का नेचर जो होगा इसको बोलेंगे ओवरहैंगिंग बीम होगा, और ये जो पार्ट है ये ओवरहैंग पार्ट कहलाएगा। और यहाँ पर ये मोमेंट अप्लाई किया है जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लोड अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, क्या, ये स्पैन। स्पैन क्या होता है? तो स्पैन एक तरह से वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि सपोर्ट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग स्पैन लेंथ बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये तो हमारे क्या होगा कि एक साइड से ओवरहैंग है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये एक साइड से ओवरहैंग हो सकता है, दोनों साइड से भी हो सकता है। एक साइड तो ओवरहैंगिंग बीम ये हो गया, लेकिन अगर दोनों साइड से है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। तो ये वाले पोर्शन क्या ओवरहैंग दिखा रहा है, इधर भी ये वाला पोर्शन ओवरहैंग दिखा रहा है, तो ये दोनों साइड से ओवरहैंग है। और अगेन हमारा जो स्पैन होगा ये दोनों सपोर्ट के बीच का जो गैप होगा वो उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे बोथ साइड ओवरहैंग है, ये वन साइडेड ओवरहैंग बीम। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस बीम। अब ये कॉन्टिन्यूअस बीम कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम की भी हेल्प लेंगे और इस थ्योरी पोर्शन की भी। तो यहाँ पर देखो जरा, इट इज अ बीम विच सपोर्टेड बाय मिनिमम 3 सपोर्ट। मतलब कंटिन्यूअस बीम अगर हमें फॉर्म करना है तो कम से कम कितने सपोर्ट देने पड़ेंगे? कम से कम 3 सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा बीम के अंदर, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारी बीम जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूअस बीम होगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। और वो जो होगी ना वो हमेशा उसके अंदर क्या होगी, इंटरमीडिएट सपोर्ट, मतलब उसके अंदर एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस बीम के अंदर मिनिमम 3 सपोर्ट होना चाहिए और उसमें भी इंटरमीडिएट सपोर्ट भी होना चाहिए। अब ये इंटरमीडिएट बीम क्यों है या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको जरा हम लोग देखते हैं। तो जब यहाँ पर हमने क्या किया कि कंटिन्यूअस बीम लिया, यहाँ पर ये लास्ट में भी हिंज सपोर्ट दिया गया है और ये दोनों इस साइड में भी, मतलब दोनों एंड पॉइंट पर हिंज सपोर्ट किया गया है, लेकिन इसके बीच में भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है जो इसको हम लोग इंटरमीडिएट सपोर्ट बोलेंगे। तो जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस बीम हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 दिया है, 3 से ज्यादा भी सपोर्ट हो सकती है कंटिन्यूअस बीम के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये यहाँ पर 3 मैंने सपोर्ट दिया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या हो जाएंगे या अननोन रिएक्शन वो 3 होंगे। अब ये 3 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है और यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन कितने होते हैं? 2। तो 2 रिएक्शन भी तो अप्लाई होगा वहां पर, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से आ जाएगा और 2 यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे या वेरिएबल 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इक्वेशन पॉसिबल आर 3 ओनली, मतलब कि जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन है कितने हैं? ओनली 3 है। तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारे कंटिन्यूअस बीम होगी ना वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा इंडिटरमिनेट बीम होगी। क्लियर हुई चीजें? सिमिलरली अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंटिलीवर बीम विद प्रोब। तो कैंटिलीवर बीम विद प्रोब को समझने से पहले हम लोग कैंटिलीवर बीम को पढ़ते हैं। तो कैंटिलीवर बीम जो एक तरह से समझो कि तुम्हें ओवरहैंगिंग की तरह दिखेगा। तो कैंटिलीवर बीम में जो होता है ना वो जनरली कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारी फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया और ये हमारी क्या है, एक बीम यहाँ पर दे दिया। तो ये जो बीम यहाँ पर जो नेचर शो करेगा ये हमारी कैंटिलीवर बीम होती है। और कैंटिलीवर बीम के एंड पॉइंट पर अगर हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं ना तो यही हमारी प्रोब कैंटिलीवर बीम विद प्रोब कहलाती है। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पर देखो कि वन एंड इज सपोर्टेड बाय सिंपली सपोर्ट एंड अदर एंड विद फिक्स्ड सपोर्ट। तो जब भी कोई बीम हो उसका एक एंड सिंपली सपोर्टेड हो और दूसरी एंड जो वो फिक्स्ड सपोर्ट से उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया हो, तो वो जो हमारी बीम होगी वो हमारी कैंटिलीवर बीम विद प्रोब होगी। और इस केस में ये हमारी ऑलवेज इंटरमिनेट बीम होगी कंटिन्यूअस बीम की तरह। वो क्यों, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है तो 2 अननोन रिएक्शन यहाँ से आ गया, और ये यहाँ पर फिक्स है तो 3 अननोन रिएक्शन यहाँ से आ गया। तो 3 और 2 5, टोटल अननोन रिएक्शन 5। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? 3, इसलिए क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट बीम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, जरा हम लोग इसको समझते हैं। और ये की पॉइंट्स ना हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा हेल्प करेगा और इससे हमारी जो तो टाइमिंग जो है ना इस की पॉइंट से काफी सेव होगा। तो उसको हम लोग अदर पार्ट में या अदर पोर्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस की पॉइंट्स को समझते हैं और इसको अप्लाई भी करेंगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उसके अंदर। तो अगर हमारी कोई सपोर्ट दिया गया या बीम को वहां पर दिखाया गया सपोर्ट के साथ, तो उस केस में उस बीम के ऊपर जितने भी वर्टिकल रिएक्शन है अगर वो 0 हो जाएगा, तो उस केस में अगर बीम के ऊपर
सारे वर्टिकल ऑल दी वर्टिकल डायरेक्शंस आर जीरो, मतलब कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है, उस केस में समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और वर्टिकल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन सपोज मान लो कि वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड किया गया या वर्टिकल लोड प्रोवाइड किया गया है, वर्टिकल लोड जब प्रोवाइड किया गया है तो उस केस में क्या हुआ कि अगर हम लोग समेशन अगर कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल डायरेक्शन अगर हमें वैल्यू जीरो आ रही है और साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट भी निकाल रहे हैं तो उसकी भी वैल्यू जीरो आ रही है, तो उस केस में जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा ना सपोर्ट के ऊपर वो जीरो होगी, मतलब सपोर्ट के ऊपर कोई भी वर्टिकल रिएक्शन नहीं होगा। बात क्या समझ में आई? अगर हमारी सपोर्ट या कोई भी बीम है उसके ऊपर वर्टिकल रिएक्शन दिया ही नहीं गया है तो उस केस में जाहिर सी बात है कि समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल रिएक्शन जीरो होगा, और जब वर्टिकल रिएक्शन होगा ही नहीं तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड कराया गया है, अब जब हम उसको नेचर वाइज उसको सम कर रहे हैं तो नेट वर्टिकल रिएक्शन निकाल रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जा रही है और बेंडिंग मोमेंट भी नेट बेंडिंग मोमेंट भी निकाल रहे हैं वो भी जीरो आ जा रही है, तो उस केस में उस सपोर्ट के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। क्लियर हुई चीजें? लेकिन अगर वर्टिकल रिएक्शन जीरो हो जा रहा है उस बीम के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो हो रहा है वो जीरो नहीं हो रहा है, नेट बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, तो उस केस में वर्टिकल रिएक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी सपोर्ट पे, वो नॉन जीरो, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी रिएक्शन के ऊपर। तो उस केस में जो रिएक्शन आएगी ना उसका नेचर क्या होगा या उसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको जरा देखते हैं। तो उस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी ना, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब अगर दो सपोर्ट है अगर हमारी बीम बीम के ऊपर, जनरली हम लोग जो स्टडी करेंगे इसमें दो ही सपोर्ट के साथ स्टडी करने वाले हैं सोम के अंदर, तो उन दोनों सपोर्ट के अंदर जो वर्टिकल रिएक्शन आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी ना अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब अगर एक अपवर्ड होगी तो दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली वैल्यू नॉट साइन, मैंने क्या बोल दिया कि दोनों सपोर्ट के ऊपर जो डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक अपवर्ड होगी दूसरी डाउनवर्ड होगी, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया ओनली मैग्नीट्यूड। तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी ना तो उसकी जो वैल्यू होगी ना उस बीम के ऊपर कितना मोमेंट लग रहा है, नेट मोमेंट नॉट ओनली मोमेंट, किसी पर्टिकुलर पोजीशन नेट मोमेंट उस बीम के ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, उसके बाद उस बीम की जो स्पैन लेंथ है उससे अगर हम लोग डिवाइड करें, मतलब इन दोनों का जो रेशियो लेंगे ना वो हमारी दिखा रहेगी उस बीम के सपोर्ट के ऊपर कितना वर्टिकल रिएक्शन एक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कौन से सपोर्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लेगी, कौन से सपोर्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग नेट मोमेंट निकालेंगे ना, नेट मोमेंट का डायरेक्शन ले लेंगे कि वो किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसके बाद हमें देखना है कि इस रिएक्शन को हमें ऐसे अरेंज करना है कि जिसकी वजह से जब हम उसको रोटेशन दें या जब बेंडिंग उसको हम लोग क्रिएट करें तो उसकी जो रोटेशन से जो हमें डायरेक्शन मिल रहा है ना, अगर पहले अगर नेट बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इस रिएक्शन की वजह से बेंडिंग मोमेंट हमारी या बेंडिंग या रोटेशन जो हम लोग देंगे तो क्या होगा कि वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ये दिखना है कि हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुड गिव अ मोमेंट, मतलब जो यहाँ पर मोमेंट देगा ना इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नेट मोमेंट, मतलब नेट मोमेंट को अपोजिट डायरेक्शन में ये मोमेंट देना चाहिए, ऐसा हमें डिसाइड करना है। और ये जो रूल है ये किसी भी बीम के लिए वैलिड है, किसी पर्टिकुलर बीम के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इसी सारे पॉइंट को मैंने डील करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है और इस एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखो इस बीम के ऊपर कहीं पर भी लोड अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर दे दिया गया, मोमेंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया जिसको यहाँ पर 2m से दिखाया गया है। क्लियर है चीजें? और यहाँ पर ये m से दिखाया गया ओवरहैंग बीम है। तो जब यहाँ पर m से दिखाया गया है और ये दोनों हिंज सपोर्ट है तो इसका मतलब ये मत बोलना कि इनडिटरमिनेट बीम है, ये डिटरमिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक भी लोड अप्लाई नहीं किया गया है। क्लियर है? इसलिए डिटरमिनेट बीम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तो मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ पर रिएक्शन अप्लाई होगी, रिएक्शन तो अप्लाई हुई, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखो ये जो मोमेंट है ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है और ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन दे रहा है उसकी मैग्नीट्यूड 2m है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है उसकी मैग्नीट्यूड m है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो डायरेक्शन होगी अगर दोनों का हम लोग नेचर वाइज सम करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या डोमिनेट कर जाएगी ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो मतलब इधर जो होगी हमारी नेट मोमेंट होगी इस बीम के ऊपर, इधर
जो नेट डायरेक्शन मोमेंट का वो इधर होगी और उसकी वैल्यू जो होगी वो m के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये इसको +2m कंसीडर करना चाहिए, -m होगा तो +2m -m के इक्वल हो जाएगी। तो अब ये देखो इस बीम के ऊपर नेट मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब जो हम लोग इस सपोर्ट पे रिएक्शन लेंगे ना, तो अगर ये क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज दे रहा है ना, तो अब जो हम यहाँ पर रोटेशन, यहाँ पर रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से मोमेंट जो है ना एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है। अब इन दोनों को क्या करना है, रोटेशन दे करके देखो, ये हमारे क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्म दे रही है ना। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा फॉर्म करेगा। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पर बातें समझ में आ गई कि हमेशा क्या होना चाहिए कि नेट मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। अब बाकी यहाँ पर बात ये रह गई, इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि मैंने क्या बोला है कि नेट मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो नेट मोमेंट क्या आ रहा है, 2m - m आ रहा है, और इसकी जो स्पैन लेंथ है मैंने यहाँ पर l कंसीडर किया है। यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक l दिखा रखा है। तो नेट मोमेंट डिवाइडेड बाय स्पैन लेंथ रिप्रेजेंट रिएक्शन एट सपोर्ट। तो यहाँ पर वही क्या आ गया, m/l, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी m/l। और तुम क्रेडिशन मेथड से भी सॉल्व करोगे तो आंसर इतना ही आने वाला है। क्लियर है? तो ये हमारी शॉर्टकट मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की सेविंग हो सकती है। तो अब तक जो हम लोगों ने बीम के ऊपर स्टडी किया ना, उसको मैं यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख रखा है कि कैसे शॉर्ट टर्म में उसको रिविजन कर सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि बीम जो हमारी होगी वो या तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होगी या फिर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। अब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट तो समझ में आ गई कि क्या चीज है। ये जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है वो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, और ये तब होगी डिटर्मिनेट जब हमारी जो सपोर्ट होगी ना, उस केस में एक्सियल लोड नहीं अप्लाई किया गया होगा, और टू हिंज सपोर्ट अगर प्रोवाइड किया गया है, तो अगर एक्सियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है या एक्सियल लोड प्रोवाइड किया गया है, तो उस केस में दो हिंज सपोर्ट नहीं, एक हिंज सपोर्ट होगा और एक रोलर सपोर्ट होगा। ओवरहैंगिंग बीम है, ये हमारे क्या होगी, ये डिटर्मिनेट बीम होगी। कैंटिलीवर बीम है, ये भी हमारी डिटर्मिनेट बीम होती है, जो भी मैंने बता दिया है। इसके अंदर भी क्या होते हैं कि नंबर ऑफ जो अननोन रिएक्शन होते हैं वो 3 होते हैं। जैसे ये हमारे क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है, और ये मैंने यहाँ पर इसको बीम दिखा दिया कैंटिलीवर बीम को। तो ये बीम जो होता है ये रोटेशन भी नहीं देता है, तो मतलब एक रोटेशन की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा। एक यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगेगा और ये एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। तो टोटल अननोन रिएक्शन कितने, 3 है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसलिए कैंटिलीवर बीम भी क्या होते हैं, ये डिटर्मिनेट बीम होते हैं। साथ ही यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम लोग तभी बोलेंगे कि हमारे जो बीम होगी वो डिटर्मिनेट होगी जब उसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रिएक्शन होगी, जो हमारी नॉन जीरो रिएक्शन होगी, कि अगर वो इक्वल है नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो उस केस में जो हमारी बीम होगी वो डिटर्मिनेट बीम होगी। और इसी तरह हमारे इनडिटर्मिनेट बीम कब 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 होगी, तो इसको जरा इनडिटर्मिनेट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे फिक्स्ड बीम होगी, जिसको मैंने यहाँ पर बिल्ट इन भी बोला है, बिल्ट इन बीम होगी, उसको हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट बीम होगी। फिर प्रोप कैंटिलीवर बीम होगी, ये हमारी इनडिटर्मिनेट बीम होगी। कॉन्टिन्यूअस बीम जो होगी ये भी हमारी इनडिटर्मिनेट बीम होगी। तो इनडिटर्मिनेट बीम के अंदर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रिएक्शन है ना, वो मोर देन होगा। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर देन को, मोर देन द नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है चीजें? तो आई थिंक अब ये समराइज समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है क्या नहीं, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एक जगह कंबाइन कर दिया है ताकि जो हमें रिवीजन करने में कम से कम टाइम लगे और शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो सके। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जो हमारे क्या है, यहाँ पर ये कौन सी बीम है, ये प्रोप कैंटिलीवर बीम है। तो यहाँ पर देखो कि ये दो सपोर्ट दिया गया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंज सपोर्ट दिया गया, इधर फिक्स है तो 3 होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दूसरी बीम की लोड की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं है बीम के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर बी एच एंड आर ए एच दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए दोनों का सम करेंगे ना तो इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर एच एंड आर बी एच इक्वल टू यहाँ पर 0 होगी। तो नंबर ऑफ यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रिएक्शन क्या हो जाएंगे,
और 3 हो जाएंगे तो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ यूजफुल इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएंगे तो, और वो कौन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड मोमेंट। तो ये 2 है हमारे पास, अननोन कितने बच गए यहाँ पर 3 हो गए। ये एग्जांपल इसलिए लिया गया है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड नहीं अप्लाई किया जा रहा है, तो इस सपोर्ट के ऊपर जो भी रिएक्शन अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर दोनों जो भी अप्लाई रहा है उसको हम लोग इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि अब जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बच गई ना, ओनली 2 बची, क्योंकि हमने पहले वाले को क्या कर दिया यहाँ पर इक्वल टू 0 करके उसको हमने यूज कर लिया। तब हमारे पास क्या बच गई, वर्टिकल डायरेक्शन एंड मोमेंट। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास अभी भी 3 अननोन इक्वेशन है और हमारे पास रिएक्शन कितने हैं, ओनली 2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये इनडिटर्मिनेट बीम। अब ये क्या होता है, कभी कभी हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वहां पर उसकी जो सपोर्ट पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी मेथड यूज करेंगे, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कितने लोड अप्लाई हो रहे हैं उस सपोर्ट पर या उस रिएक्शन पर। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या किया जाएगा कि हमारी जो ये बीम है दोनों तरफ से फिक्स्ड है, और इस बीम के ऊपर क्या हो रहा है कि एक्सियल डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया गया, ओनली ये पी। क्लियर है? जब ये लोड पी अप्लाई किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस होगा। लेकिन हमारे पास एक लोड अप्लाई किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पर अननोन रिएक्शन एक ये है 2 हो गया, 2 अननोन रिएक्शन है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी हमने यहाँ पर लोड क्या मान लिया, 0 मान लिया। अभी समझा रहा हूँ क्यों। और मोमेंट अप्लाई नहीं किया तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर कोई भी मोमेंट नहीं अप्लाई किया गया है। तो मोमेंट भी पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इस लोड की वजह से यहाँ पर ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन होगा इस साइड में और दूसरा इस साइड में होगा। तो अब ये जो लोड है ना, ये इस सेक्शन के लिए एज अ कॉम्प्रेसिव एक्ट करेगा और इस सेक्शन के लिए एज अ टेंसाइल एक्ट करेगा। तो जब इस सेक्शन के लिए टेंसाइल एक्ट कर रहा है तो ये वाला सेक्शन के अंदर जो स्ट्रेन आएगा, जो डिफॉर्मेशन आएगा, उसकी नेचर क्या होगी, एक्सपेंडिंग नेचर टाइप की होगी। इसलिए इस वाले सेक्शन में एक्सपेंशन होगा, और ये इसको कंप्रेस कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है ना इस वाले सेक्शन में, इसलिए इसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया। क्लियर है? तो इस वाले सेक्शन में यहाँ पर क्या बोला गया, पहले नोट पॉइंट देखते हैं कि रिएक्शन इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट मेंबर्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। मतलब इन दोनों का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या माना गया कि वर्टिकल लोड यहाँ पर सब रिएक्शन के ऊपर नहीं लगेगी, और ना ही यहाँ पर कोई वर्टिकल लोड अप्लाई किया गया, तो इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लोड क्या 0, ये भी 0, और कोई लोड भी अप्लाई नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोनों ही सपोर्ट पर। तो ओनली बच गया क्या, एक्सियल डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है ये वाली लोड की वजह से। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पर हमने क्या माना, पॉइंट ए पर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आरए फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये रिएक्शन दिखाया गया। फिर इसी तरह डी पॉइंट पर आरडीएस दिखाया गया और इसको इस डायरेक्शन में दिखाया गया। हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही लग सकता है, लेकिन मैंने ये माना है कि ये डाउन वाली ये हमारी जो है आरडीएस ये लेफ्ट हैंड साइड में लग रही है और ये हमारी राइट हैंड साइड में लग रही है। ये मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया है। तो अब यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रिएक्शन कितने हो गए, एक और एक, 2, आरएच एंड आरडीएच। और नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने बन गए, ओनली 1। ओनली 1 क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन को तो हमने यूज कर लिया, यहाँ पर बैलेंस कर दिया, सारे 0 हो गए, बेंडिंग मोमेंट भी सारे 0, तो सारे यूज हो गए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगने वाले 2 हैं और दोनों ही अननोन है, और हमारे पास एक ही इक्वेशन है इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर यूज करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इसमें हमने करना क्या है कि देखा जाए तो इस पूरे बॉडी के अंदर दोनों ही तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है ना, तो नेट डिफॉर्मेशन इस बॉडी के अंदर क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि जितना ये पार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ये वाला पार्ट एक्सपैंड भी तो होगा।
तो ये जितना एक्सपेंड हो रहा है उतना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ओवरऑल इस बॉडी के अंदर जो डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है वो जीरो आ रहा है ना, तो इसलिए टोटल जो डिफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाया गया है वो जीरो दिखाया गया। लेकिन हमें यहाँ पर विद साइन पुटिंग करना है, अगर एक्सपेंडिंग होगा तो पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टिंग इन नेचर होगा तो उसको निगेटिव ट्रीट करेंगे, और विद साइन पुटिंग करते हुए हम लोग वैल्यू को आगे फाइंड आउट करेंगे, इससे हमारी अननोन रिएक्शन मिल जाएगी। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरी इक्वेशन ये हो गई और दो अननोन है, दोनों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।